प्राची और दीपक की जयमाला हो रही थी तो लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया, जिनमें दीपक के पड़ोस में रहने वाले कुछ जान पहचान के लोग भी शामिल थे, जो धीरे धीरे हंस रहे थे और उस दुल्हा दुल्हन की जोड़ी का मजाक बना रहे थे। ये कैसी जोड़ी है? दीपक को तो देखो, ऐसा है सूखा हुआ बांस जैसा, और लड़की देखो जैसे कोई फूली हुई गेंद। ये जोड़ी तो गैंडी और जिराफ की लग रही है। धीरे बोलो, दीपक की मम्मी आ रही है। आशा, सुषमा, तुम दोनों ने खाना खाया ना? खाना खाकर जाना। हाँ हाँ लीला बहन, हमने खाना खा लिया है, चिंता मत करो, तुम सब मेहमानों की फिक्र करो, हम तो तुम्हारी पड़ोसन है। वैसे कुछ भी कहो, जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर बहू ढूंढ कर लाई हो दीपक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं और मेहमानों को देखती हूँ। शादी के समय तो प्राची और दीपक की जोड़ी को लेकर बातें बनी ही। शादी के बाद भी पड़ोसी और जान पहचान वाले उनकी पीठ के पीछे मजाक ही बनाते थे। धीरे धीरे प्राची और दीपक को भी इस बात की भनक लगने लगी। दीपक, पता नहीं मुझे क्यों लगता है जब भी कभी तुम और मैं कहीं जाते हैं ये पड़ोसी बहुत मजाक बनाते हैं। मैंने एक दो बार हंसते हुए देखा है। प्राची, दुनिया का तो काम ही है हंसना और बातें बनाना। अगर हम उनकी परवाह करते रहे ना तो एक सेकंड भी जिंदगी को नहीं जी सकते। इसीलिए इनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो, हम जैसे हैं वैसे ही सही हैं। प्राची और दीपक को अब आदत हो गई थी लोगों से इस तरह के ताने सुनने की, इसलिए वो किसी की भी बात पर ध्यान देना बंद कर चुके थे। एक दिन प्राची अपनी सास के साथ एक लेडीज संगीत में गई। वहाँ मोहल्ले की बहुत सी औरतें आई हुई थी। ये लीला बहन की नई बहू तो बहुत मोटी है और लीला बहन का लड़का तो लंबा इतना मानो जिराफ जैसी लंबाई, पतला इतना कि फूंक मार कर उड़ जाए। पर क्या है, प्यार अंधा होता है। लव मैरिज हुई है दोनों की। बताओ तो, लड़का पतला है तो भला ये दोनों को एक साथ चलते क्या ही लगते होंगे। लेडीज संगीत में बैठी कुछ औरतों की बातें प्राची ने सुन ली थी। उसका मन खराब होने लगा। थोड़ी देर बाद प्राची अपनी सास के साथ घर आ जाती है। क्या हुआ बहू, तुम्हारा वहाँ मन नहीं लग रहा था? नहीं माँ जी, कैसे लगेगा? पड़ोस में जिसको देखो मेरा और दीपक का मजाक उड़ाते रहते हैं। हम दोनों की जोड़ी को मोटा पतला बोलते हैं, तरह तरह के नाम देते हैं। बहू, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है और ये जोड़ी भगवान ने बनाई है, इसलिए अपना मन खुश रखो। हम सामने वाले का मुंह बंद नहीं कर सकते, पर अपने कान तो बंद कर सकते हैं ना। चलो अब मेरे और अपने लिए बढ़िया सी चाय बना कर लाओ। संगीत में जो चाय पी थी वो ठंडी हो गई थी। उस दिन प्राची की सास ने उसे समझा दिया कि वो मोहल्ले वालों की बातों पर ध्यान न दे। एक दिन जब दीपक की छुट्टी थी तो प्राची और दीपक प्राची के घर मिलने जाने वाले थे। बच्चों, समय से लौट आना, तुम दोनों के बिना घर सूना सूना सा लगता है। जी माँ जी, हम शाम तक लौट आएंगे। माँ, मैं आते हुए तुम्हारी दवाइयाँ भी लेता आऊंगा। मुझे बता दो कौन कौन सी दवाई खत्म हुई है। हाँ, मैं अभी दवाइयों का डिब्बा लेकर आती हूँ। अचानक गली में शोर मच जाता है। दीपक, प्राची और लीला सब लोग बाहर देखते हैं। क्या हुआ सुशीला बहन, ये इतना शोर कैसा है? अरे वो वर्मा जी के घर में आग लग गई है, सीढ़ियों पर ज्यादा फैल चुकी है। उनका पोता आयुष पहली मंजिल पर फंस गया है। वो घर में अकेला था। वर्मा जी का बेटा विजय घर पर है नहीं, वो शहर से बाहर गया हुआ है। अब वो सब कुछ कर नहीं पा रहे। फायर ब्रिगेड अभी तक नहीं आई है। आयुष बालकनी में खड़ा हुआ शोर मचा रहा है कि कोई उसे बचा ले। बेचारा छोटा बच्चा। सब लोग शोर मचा रहे थे। आयुष गैलरी में से बचाओ बचाओ चीख रहा था। मम्मी, दादी जी, दादाजी, कोई मेरे बच्चे को बचा लो। आयुष, मेरे बच्चे, रोना मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ आप यहीं खड़े हो, मैं भी आता हूँ, शायद मैं कुछ कर सकूं। दीपक, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। प्राची और दीपक थोड़ा आगे जाने लगते हैं। सब लोग डर रहे थे। कोई भी बिल्डिंग के पास नहीं जाना चाहता था। हर कोई प्राची और दीपक को देख रहा था। उस समय दोनों ने साहस किया। दीपक और प्राची आपस में कुछ बात करने लगे और कुछ सेकंड बाद प्राची कंधों के बल झुक जाती है और दीपक प्राची के कंधों पर चढ़कर पहली मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है। दोनों की कोशिश कामयाब रहती है। प्राची मोटी थी, इस वजह से वो दीपक का वजन सह सकती थी और दीपक पतला था और उसकी लंबाई भी अच्छी थी। इस वजह से वो बालकनी तक आराम से पहुंच गया। दीपक ने आयुष को अपनी गोदी में लिया और नीचे उतर आया। आयुष बिल्कुल सेफ था। सब लोग जो उनके पड़ोसी थे वो अपने आप पर बहुत शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही प्राची और दीपक के शरीर को लेकर बहुत मजाक उड़ाया था। तुम ठीक हो ना दीपक? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो ना?
हाँ, मैं भी ठीक हूँ। आयुष की मम्मी और दादा दादी दीपक और प्राची को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि आज उन दोनों के कारण आयुष सही सलामत था। उस दिन के बाद पड़ोसियों ने प्राची और दीपक को लेकर फालतू के मजाक करना बंद कर दिया। अब सब उनसे सही ढंग से बात करने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के शरीर और उसकी बनावट का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि किसी का मजाक उड़ाना सबसे बुरी आदत है। इससे उस व्यक्ति को तो दुख पहुंचता ही है, परंतु हमारे चरित्र का भी पता चलता है कि हम किसी के लिए कैसा सोचते हैं। हमें नहीं पता जीवन में कब किस मोड़ पर किस समय हमें किसी की जरूरत पड़ जाए। इसीलिए हमेशा सबसे बात बनाकर चलनी चाहिए, ना कि बिगाड़ कर। आओ छोटी बहू, अंदर आओ। हमारे इस गरीब खाने में तेरा स्वागत है। नीलम अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश कर उसे घर के कमरे में ले आती है, जहां अंदर आते ही नीलम की छोटी बहू बबीता उस कमरे को चारों ओर से देखती है। ये देख उसकी सास नीलम उससे कहती है, क्या हुआ छोटी बहू, क्या देख रही हो? माँ जी, ये कमरा कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है? खैर, ये बताइए कि मेरा कमरा कहाँ है? शादी के रीति रिवाजों में मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। बहू, यही तेरा और तेरी जेठानी अनीता का कमरा है। तुम दोनों को अब यहीं रहना है। क्या माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है और हम दोनों देवरानी जेठानी एक ही कमरे में कैसे रहेंगी? तुम तो जानती हो बहू, हम लोगों की गरीबी। पूरे घर में यही एक कमरा है, इसलिए जो है उसी में ही गुजारा करना पड़ेगा। मैं तो खुद रसोई में खाट लगाकर सोती हूँ। बबीता मुंह बनाकर बैठ जाती है। शाम को उसकी जेठानी पानी लाकर उसे देती है और कहती है, ये लो बबीता, तुम्हारे लिए पानी, और कुछ चाहिए होगा तो कहना। फिर दोनों देवरानी और जेठानी अपने अपने पतियों के साथ एक ही कमरे में सो जाती हैं। कमरे के एक तरफ के बिस्तर पर जेठ जेठानी तो दूसरी तरफ देवर देवरानी सो जाते हैं। अचानक आधी रात को बबीता को गंदी बदबू आती है और उसकी आंख खुल जाती है। ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे बिल्ली कमरे में पॉटी करके चली गई हो। वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। कुछ देर बाद उसकी जेठानी उठती है और जोर से गैस छोड़ती है। ओहो, तो ये सारा किया धरा इन्हीं का है। इन्होंने जरूर मूली के पराठे खाए होंगे। पराठे खाकर अब मेरा जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने। कि जेठानी तो आइटम हम छोड़े जा रही है, उन्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही। हे भगवान, मैंने क्या क्या सोचा था कि मेरी सुहागरात ऐसी होगी। सुहागरात वाले दिन भी हो तो कुछ नहीं हो पाएगा, ऊपर से ये बदबूदार गैस और सूंघनी पड़ रही है। तभी जेठानी की आंख खुल जाती है और वो कहती है, अरे क्या हुआ देवरानी जी, तुम सोई नहीं? आप इतनी जहरीली गैस छोड़ रही हो, भला नींद किसे आएगी? ऊपर से मच्छर ये कानों में आकर गीत गुनगुना रहे हैं। तुम तो जानती हो देवरानी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे में गैस होना आम बात है। चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। देवरानी अपनी किस्मत को कोसती हुई सो जाती है। अगली सुबह बबीता की मुंह दिखाई की रस्म होती है। मोहल्ले की औरतें आती हैं। बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। छोटी बहू, अब जैसे बड़ी बहू ने हमें खुशखबरी सुनाई है ना, वैसे तू भी सुना दे। क्या खाक खुशखबरी सुना दूं? शादी के पहले दिन से तो हम दोनों पति पत्नी अपने जेठ जेठानी के कमरे में सो रहे हैं, ऊपर से इन्हें खुशखबरी सुननी है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज तो है ही नहीं यहाँ। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जेठानी अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बबीता भी अपनी बहन से बात कर रही थी। लेकिन एक ही कमरे में होने के कारण दोनों एक दूसरे से फोन पर ठीक से बात नहीं कर पाती। ओफो, क्या मुसीबत है, अब तो फोन पर भी बात नहीं कर सकते। इतनी ही परेशानी हो रही है तो कमरे से बाहर आंगन में जाकर बात कर लो। मैं क्यों जाऊं आंगन में, आप जाकर बात कर लो बाहर धूप में खड़े होकर। ओफो, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। ये कहकर जेठानी रसोई में खाना बनाने चली जाती है और फिर जब वो वापस आती है तो देखती है कमरा पूरी तरह बिखरा पड़ा है। सारा सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है। देवरानी जी, ये क्या है? आपने सारा कमरा फैला दिया और ये गीला तौलिया मेरे बेड पर ही डाल दिया, और ये कपड़े इस तरह क्यों रखे हुए हैं? जेठानी जी, भूलिए मत, ये सिर्फ आपका कमरा ही नहीं बल्कि मेरा कमरा भी है, और मुझे अपने कमरे में कैसे रहना है इसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। इसके बाद गर्भावस्था में भी जेठानी सारे कमरे को अकेले ही साफ करती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और अब जेठानी की डिलीवरी का वक्त पास आ जाता है, इसलिए उसकी सास उसकी गोद भराई की रस्म रखती है, जिसके लिए अनीता शीशे के सामने खड़े होकर तैयार हो रही होती है, जिसे देखकर उसकी देवरानी कहती है, जेठानी जी, अगर आपका श्रृंगार हो गया हो तो अब आगे से हट जाइए, मुझे भी तैयार होना है। गोद भराई मेरी है तो पहले मुझे अच्छे से तैयार होने दो, तुम बाद में हो जाना।
ओफो, क्या मुसीबत है। जब से इस घर में आई हूँ तब से कमरा, बाथरूम, यहाँ तक कि शीशा भी एक, हर चीज एक ही एक है। ना जाने कब तक मुझे हर चीज के लिए ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ तो मैं कौन सा चैन से जी रही हूँ। पहले मैं कितने आराम से अपने कमरे में रहती थी, लेकिन जब से तुम आई हो मेरे कमरे का तो हुलिया ही बिगड़ गया है। सारा दिन गंदा करके रखती हो। रहती तुम भी हो लेकिन सफाई अकेली मैं ही करती हूँ। अच्छा, तो ये क्या सिर्फ आपका ही कमरा है? अरे मेरा भी इस पर उतना ही हक है जितना आपका। बातों ही बातों में दोनों की बहसबाजी इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और इन सब के चलते अनीता को गलती से धक्का लग जाता है, जिसमें वो पेट के बल गिरने वाली होती है कि तभी उसका पति नरेश आ जाता है और वो उसे संभाल लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम गिरने से बच गई, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। अगर अभी मेरा बेटा यहाँ नहीं आया होता तो चोट लगने के कारण इस नन्ही सी जान को कुछ भी हो सकता था। अरे तुम दोनों को अपना ना सही, आने वाले इस बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि एक कमरा होने के कारण तुम्हें ये सब परेशानियां हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथापाई पर उतर आओ। कम से कम तुम लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि अभी हम लोग गरीब हैं और अभी कमरा ले नहीं सकते, लेकिन मेरे दोनों बेटे सारा दिन मेहनत तो कर रहे हैं। धीरे धीरे वो कमरा ले लेंगे। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ माँ जी। तभी बड़ा बेटा नरेश कहता है, आप सब चिंता मत कीजिए, हमने जमीन खरीद ली है और बहुत जल्द उसमें 3 कमरे भी बनवा देंगे। हाँ, हमने सोचा था घर बनने के बाद आप तीनों को सरप्राइज देंगे। आप लोग चिंता ना करें, अब हमारी परेशानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ये सुनकर तीनों सास बहू बहुत खुश होती हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ घुलना मिलना शुरू कर देती हैं और उनके बीच एक कमरे को लेकर लड़ाई भी खत्म हो जाती है। कुछ दिन बाद उनका घर भी बनकर तैयार हो जाता है और वो सब अलग अलग कमरे में खुशी खुशी रहने लगते हैं।